हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्कुलर मोशन का लेक्चर 6 है। हमने कल जो लेक्चर 5 था उसमें मोशन ऑफ व्हीकल की स्टडी कर रहे थे कि जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है कोई भी व्हीकल, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई अदर फोर्स प्रोवाइड करेगा। जिसमें आपने दो केस कल किए थे, एक में फ्रिक्शन फोर्स और एक में नॉर्मल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। ओके, तो अब हम इंक्लाइंड प्लेन पर ही जो है, कल आपने जो लास्ट में डेरिवेशन किया था कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन नहीं हो तो जो नॉर्मल का कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक, अगर जो स्पीड आपने कल निकाली थी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी से, जहाँ आर रेडियस है, वी स्पीड है, तो जो स्पीड आपने निकाली थी अगर आप उससे स्पीड को ज़्यादा कर देंगे, जैसे ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है और आप इसमें जो है ऐसे रेडियस पर जो है वो टर्न ले रहे हैं, तो एक जो आपने अभी यहाँ पर जो कल डेरिवेशन किया है उसमें नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। अगर आप स्पीड को बहुत ज़्यादा कर देंगे, इससे बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो इस व्हीकल की जो टेंडेंसी है स्लिप होने की वो आउटवर्ड होगी बाहर को, और अगर स्पीड को कम कर दें बहुत तो फिर डाउनवर्ड स्लिपिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ऐसे दोनों कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अब हम जो स्टडी करेंगे उसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है वो भी फिनोमेना में होगा नॉर्मल के साथ साथ। तो आप हेडिंग डालें, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड टेकिंग फ्रिक्शन इनटू अकाउंट, बैंकिंग ऑफ रोड टेकिंग फ्रिक्शन इनटू अकाउंट। पहले जरा आप नोट कर लें, फिर हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए, इफ ए कार इज मूविंग, इफ ए कार इज मूविंग at a speed, if a car is moving at a speed higher than, if a car is moving at a speed higher than the proper speed given by, higher than the proper speed given by tan theta is equal to v square upon rg, tan theta is equal to v square upon rg, r radius और v स्पीड लिखा। इट टेंड्स टू स्लिप आउटवर्ड, इट टेंड्स टू स्लिप आउटवर्ड, इसे स्किडिंग भी बोल देते हैं। इट टेंड्स टू स्लिप आउटवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इनवर्ड एंड प्रोवाइड्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इनवर्ड एंड प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी नॉर्मल भी देगा और फ्रिक्शन भी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। if this car is moving at a speed, if this car is moving at a speed lower than the desired speed, it tends to slip inward, it tends to slip inward and friction force acts outward, and friction force acts outward। तो आप हेडिंग डालकर लिखें केस 1 स्लिप आउटवर्ड या स्किड अप, केस 1, केस फर्स्ट स्लिप आउटवर्ड या स्किड अप भी बोल देते हैं, स्किड अप। तो अब इंक्लाइंड प्लेन पर जो है ये आपका इंक्लाइंड प्लेन बना दिया हमने थीटा एंगल पर, और
ये बना दिया देखिए 4 व्हीलर। नॉर्मल दोनों व्हील में लगता है, हम लोग नेट नॉर्मल बना लेते हैं अपवर्ड। एमजी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक। और हमारा केस है स्लिप आउटवर्ड, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। तो देख फ्रिक्शन प्लेन पे लगाना, ये फ्रिक्शन देखिए डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब हमने कल आपको समझाया था इसको आर्टिकल को करते समय कि इसकी जो टर्निंग है वो हमारी इस तरफ को है, ऐसे ये हमने टर्निंग का वो बना दिया, रेडियस सेंटर इधर होगा, ठीक। तो जिधर बॉडी एक्सीलरेट होती है वो एक्सिस एक्स वाई में जरूर चूज करेंगे। हम अपने सभी फोर्स का कंपोनेंट उसी के अलोंग करेंगे, एक्स और वाई के अलोंग। और उसे जब हम आप बनाएंगे एक्स वाई, तो जिधर बॉडी एक्सीलरेट होगी उस तरफ हम एक कंपोनेंट जरूर लेंगे एक्स और वाई का। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट किए जाएंगे वो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक ये वाई डायरेक्शन में। ये वाई लगाया, ये एक्स डायरेक्शन में। एंगल आप यहाँ पर थोड़ा सेट कर लेना, बना दे रहे हैं हम। ये अगर थीटा एंगल है, एक डायरेक्शन इधर करेंगे कंपोनेंट, क्योंकि इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो थीटा अगर ये है तो फ्रिक्शन भी ये थीटा बनाएगा, ठीक। ये लाइन हॉरिजेंटल है, वाई की लाइन वर्टिकल है, और ये दोनों 90 डिग्री पर हैं आपके, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा जो नॉर्मल बना रहा है वाई के साथ। चेक कर लें एंगल को। तो सबसे पहले वाई डायरेक्शन में अगर आप रिजॉल्व करेंगे फोर्स को, तो नॉर्मल का कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा, ठीक। फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा जो कि डाउनवर्ड लगेगा एन साइन थीटा, और एक mg आपका डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन अलोंग कौन देगा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस, हाँ, एन कॉस थीटा इक्वल्स फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ साइन थीटा और प्लस mg। इसमें आप जो फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मालूम है जो मैक्सिमम होती है, ठीक। फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट हो जाएगा, इधर एन कॉस थीटा और इधर एन साइन थीटा। यहाँ पर आप इसको लेफ्ट में लिख लें, एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स एन साइन थीटा इज इक्वल टू mg। फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम म्यू एन होगी, उसको चाहे अभी पुटअप करें और चाहे बाद में पुटअप कर लें। फ्रिक्शन जो है वो म्यू एन डाल दें, तो एन कॉस थीटा म्यू एस एन लिख दे रहे हैं, म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू mg। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुटअप कर दी, यही एफ मैक्स है ये, ठीक है ना। फ्रिक्शन मैक्सिमम पुटअप कर दिया, ठीक। इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। कॉमन ले लें एन को, एन कॉस थीटा म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन बनाएंगे अलोंग एक्स एक्सेस। इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सेस, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एक तो नॉर्मल का कंपोनेंट एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा दोनों कंपोनेंट मिलकर, और फ्रिक्शन के जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुटअप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर एन साइन थीटा फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। एन को कॉमन ले लें, डिवाइड करने में कैंसिल कर देंगे, आसानी रहेगी। म्यू एस कॉस थीटा इक्वल्स mv स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 2। चेक कर लें ठीक से। ठीक है, एन साइन थीटा और म्यू एन कॉस थीटा ये कॉमन ले लिया एन हमने, और ये mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे दोनों,
हमारा यहाँ पर्पज़ है मैक्सिमम स्पीड को निकालना। जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आपकी स्पीड मैक्सिमम आएगी। दूसरी बात, आप एफ मैक्स यहाँ पर डाल चुके हैं, जब न्यू एस एन आपने डाला है ना फ्रिक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पर वी एम कर दें, वी मैक्स, क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड हो गई आपकी। ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, डिवाइड कर दें आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। देखें, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। मास कैंसिल हो जाएगा आपको जब डिवाइड करेंगे, तो वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। चेक करें, हमारा यहाँ जो इक्वेशन में हमें वी मैक्स निकालना है। अब हम ये भी हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, इसमें इसको छोटा बनाने के लिए कॉस थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा से डिवाइड करें 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। देखिए, इसमें आर जी मल्टीप्लाई करें और इसका रूट ले लें, ये आपका वी मैक्स आएगा। ये एक्सप्रेशन बनता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग दे रहे हैं वो इसको जरूर लर्न रखें, मैक्सिमम वेलोसिटी। रूट के अंदर आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये होगा जब स्पीड आप इंक्रीज कर देंगे। हम जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें जो केस सेकंड है आपका, उसका फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, आप समझ जाएंगे फार्मूले को। आप लिखें केस सेकंड स्लिप डाउन। केस सेकंड स्लिप डाउन, इसमें स्पीड मिनिमम निकल कर आएगी। और आप डायग्राम्स बता दें मुझे क्या क्या यूज करेंगे। ये हमारा व्हीकल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, एम जी डाउनवर्ड, थीटा ये। अब फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड। ठीक, इसका ये एंगल यहाँ से ये भी थीटा होगा, कंपोनेंट वही, ये वाई कंपोनेंट और इधर एक्स कंपोनेंट। तो अपोजिट केस हो जाता है। यहाँ पर जो मिनिमम आता है उसमें टेन थीटा की जगह आप जहाँ म्यू लिखा है ना उसमें माइनस म्यू कर दें, तो आर जी फार्मूला आपका बन जाएगा आर जी टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा। चेक कर लें अपने फार्मूले को, ये फार्मूला बनेगा। रिवर्स कर दें, टेन थीटा माइनस म्यू, म्यू की जगह माइनस म्यू कर दें, इंटरचेंज, म्यू की जगह माइनस म्यू, तो ऑटोमेटिक फार्मूला तैयार हो जाता है। जनरली मैक्सिमम स्पीड पूछी जाती है पेपरों में, लेकिन फिर भी आप जो हैं वो भी स्पीड ध्यान रखना। अगर मिनिमम स्पीड आ जाए तो फार्मूले अपने दोनों लर्न रखें आप। यहीं पर आप नोट कर लिया, कर लो। फिर एक क्वेश्चन नोट कराते हैं इसी का। फार्मूला में बस म्यू की जगह माइनस म्यू इंटरचेंज कर दें फार्मूला, और कुछ नहीं करना है। जब हम रिजॉल्व करेंगे तो नॉर्मल का कंपोनेंट लगेगा वर्टिकल एन कॉस थीटा,
ठीक, फ्रिक्शन का कंपोनेंट ऊपर लगेगा, एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा आपका एन, ये थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, एन साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। बना लेंगे, आप रिजॉल्व कर लेंगे और डायरेक्ट फार्मूला लर्न रखें। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नोट करें एक। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर। ये क्वेश्चन करना सफिशिएंट है, समझ जाएंगे उससे आप। ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड, बैंकिंग ऑफ रोड है ये। ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। Coefficient of friction between the tire and the road is 0.2. Coefficient of friction between the tire and road is 0.2. What is the optimum speed of the car to avoid wear and tear of the tire? To avoid wear and tear of the tire. इसी का सेकंड पार्ट, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। तो देखिए, जो पहला पार्ट दिया है जिसमें ये लिखा है वियर एंड टियर को अवॉइड करना है, इसका मतलब है कि विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि विदाउट फ्रिक्शन जो है वो कितनी स्पीड जो है वो परमिसिबल है आपको। ठीक है, अगर आप उस स्पीड से चलाएंगे तो फ्रिक्शन फिनोमिना में नहीं आएगा। ठीक है ना, उससे स्पीड कम और ज़्यादा करेंगे, नॉर्मल का कंपोनेंट ही आपको जो है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। अगर आप स्पीड को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे उससे, तो फिर फ्रिक्शन अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और चूंकि मैक्सिमम पूछा है इसलिए स्किड अप का केस ये है दिया हुआ है। ठीक, तो क्या क्या डाटा दिए हुए हैं आपको जरा बताएं, बताएं जरा। वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी निकालनी है। रेडियस कितनी है, रेडियस 300 मीटर, और डाटा आर जी 10 थीटा 15 डिग्री। ठीक है ना, और जी की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं, जी 9.8 मीटर पर से थीटा 15 डिग्री। तो पहली जो फार्मूला दिया है वो इससे लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये बिना वियर एंड टियर विदाउट। ठीक है, ये स्पीड जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है, इसमें कोई लॉस नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा अकाउंट में। ठीक, ध्यान रखना। तो v इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, वैल्यू पुटअप कर दें, रेडियस की 300, 9.8 और 10 15 डिग्री। ये आप स्पीड जो आ रही है उसको नोट कर लें। ये स्पीड आपकी 28 है, नियरली 28 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ज़्यादा करेंगे तो फ्रिक्शन, और कम करेंगे तब भी फ्रिक्शन आएगा। ठीक, आपको मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछी गई है सेकंड पार्ट में, तो आप फार्मूला लगा लें वी मैक्स वाला। इसका बी पार्ट, वी मैक्स इज इक्वल टू रूट आर जी, क्या था फार्मूला, टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और इसमें नेचुरल है, फार्मूला लर्न रहेगा तो वैल्यू डाल देंगे, 300 जी 9.8 10 15 डिग्री, म्यू कितना लिया था 0.2, 1 माइनस 0.2 और 10 15 डिग्री।
ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ये 38.38 मीटर पर सेकंड नियरली है। ठीक, आप समझ गए, ये आंसर हमेशा इससे ज़्यादा आएगा। अगर मिनिमम पूछ दें तो फिर चेंज कर दें, म्यू की जगह माइनस म्यू, साइन चेंज कर दें, ये वैल्यू उससे कम आएगी फिर बाद में। ठीक, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। लिख लिया? जब कोई जो व्हीकल है जब वो टर्न लेता है तो जैसा कि हमने स्यूडो फोर्स में बताया था कि जैसे अगर कोई सिंपल पेंडुलम को आप सस्पेंडेड करते हैं, ओके, तो सिंपल पेंडुलम में अगर मान लीजिए आपके जो व्हीकल है वो राइट को एक्सीलरेट है तो ये लेफ्ट को ऐसे आ जाता है। ठीक इसी तरह से आपको दिखाया था हमने कहाँ, स्यूडो फोर्स वाले टॉपिक में। ठीक इसी तरह से जब कोई व्हीकल अगर टर्न लेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे ये सर्किल में जा रहा है, ठीक, तो ये किधर एक्सीलरेटेड होगा? सेंटर की तरफ। तो इसमें अगर कोई भी सस्पेंडेड होगा आपका, स्प्रिंग बैलेंस हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसका जो है वो इधर एक्सीलरेटेड है, ध्यान दें, तो किधर होगा? ऐसे तिरछा होगा। जिधर एक्सीलरेटेड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा? इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे ना बात को? तो अगर ट्रेन हो, कार हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आपका स्प्रिंग बैलेंस है और उसमें आपने कोई ब्लॉक वगैरह लगा दिया है, ब्लॉक लगाना पड़ेगा आपको, तो ज़रा यहाँ पर ध्यान देना। जैसे अगर कोई व्हीकल, ये इधर हमारा सेंटर है, इस तरफ एक्सीलरेटेड है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, लगेगा ना। इसका मतलब कि हमारा जो ब्लॉक आप जो सस्पेंड करेंगे स्प्रिंग बैलेंस से, वो किधर को हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये अगर स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है और इसमें रीडिंग पूछने का मतलब है कि ये ब्लॉक नेचुरल है कि अपोजिट डायरेक्शन को इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें स्प्रिंग बैलेंस ये सस्पेंडेड होगा कार से, ट्रेन से, उसकी रूफ से अटैच्ड है, तो इसमें mg किधर लगेगा? डाउनवर्ड। इसमें टेंशन लगेगी, यहाँ पर ये एंगल, ये टेंशन होगा स्प्रिंग बैलेंस में, इसी की रीडिंग पूछते हैं। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग का मतलब है कि टेंशन की रीडिंग पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा सेट कर लें। ठीक, टी कॉस थीटा क्या करेगा? बोलो। mg को बैलेंस करेगा। ठीक, और टी साइन थीटा क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। समझ गए होंगे? तो क्या लिखेंगे? टी साइन थीटा mv²/r। तो आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू v²/rg है। एक यही फार्मूला बनता है सब में, ध्यान रखना फार्मूले को, आप बैलेंस कर लेंगे। हाँ, अगर टेंशन पूछा जाए तो क्या करेंगे? तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg² प्लस mv²/r का होल स्क्वायर। ये कॉमन होके नेचुरल है, आप समझ रहे होंगे, 1 आ जाएगा। तो ये mg का स्क्वायर और mv²/r का होल है। इससे आप टेंशन कैलकुलेट कर लेना। अगर स्यूडो फोर्स मेथड लगाएंगे नॉन इनर्शियल, तो तब भी एक ही बात है, तब आप स्यूडो फोर्स इस तरफ लगा देंगे। समझ गए ना? जिस तरफ को टर्न ले रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप एक स्यूडो फोर्स अटैच कर देंगे। उससे भी कर सकते हैं, या इनर्शियल फ्रेम से करें, चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से करें। हमारा ये जो हमने टर्न का वो दिखाया है, इधर को ये टर्न ले रहा है 4 व्हीलर, यहाँ पर समझ लें कि ये ऐसे करके कोई 4 व्हीलर है, ऐसे करके टर्न ले रहा है। इधर ये सर्किल का रेडियस था और इस तरफ इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इस तरफ बॉडी एक्सीलरेट है, ए लगा दिया, ए की वैल्यू आपको मालूम v²/r होती है।
ठीक है, डायग्राम हटा दें हम। अब हम आपको एक केस और कराएंगे ओवरटर्निंग का, कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग ऑन लेवल रोड। आप सभी लोग लिखें कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग, कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग ऑन लेवल रोड। लिख लिया, हटा दें, ठीक है। आप आर्टिकल ये समझ गए होंगे, इस पर हमने एक दिन और किया था डिस्कशन। कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग ऑन लेवल रोड बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसे भी कॉम्पिटिटिव के लिए आप लोग ध्यान रखना कि केवल इसका थ्योरी को समझकर इसका रिजल्ट जरूर लर्न कर लेना। देखिए, अगर कोई 4 व्हीलर में आपको ऐसे टर्न ले रही है तो 2 व्हील इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, ओके, नीचे 2 व्हील यहाँ, 2 व्हील यहाँ पर, ठीक, ऐसे टर्न ले रहे हैं, तो इन दोनों में जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है उनकी वैल्यू सेम नहीं होती है। होता क्या है कि जब आप सर्किल में ऐसे टर्न लेंगे तो जो इनर व्हील हैं, यानी जिस तरफ सर्किल का सेंटर है, उनमें नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूस होने लगता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। अगर आपने स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाया है तो ये देखिए ऐसे टर्न लेते हो, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन 0 होके यहाँ से उठने लगेगा। ये आपने अगर कभी टीवी वगैरह में देखा हो तो जब बहुत हाई स्पीड होती तो ऐसे ओवर टर्निंग होती, ऐसे आ रहा है, ऐसे, समझ गए ना। तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। यहाँ पर आप हेडिंग डाल दें कंडीशन ऑफ ओवर टर्निंग ऑन लेवल रोड। और सिंपल आर्टिकल है, टिपिकल नहीं है ज़्यादा। इसमें ये हमने रिएक्शन R1 ले लिए हैं, इसमें रिएक्शन R2 ले लिया है और ये सर्किल का इधर को सेंटर है। फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, जिस तरफ फ्रिक्शन होगा उसी तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी बॉडी इधर एक्सीलरेटेड है, A=V²/R, और ये फ्रिक्शन इसी साइड को लगेगा, सेंटर से mg डाउनवर्ड लगेगा। इनमें जो ये दोनों डाटा आप लर्न रखना, व्हील से व्हील तक की जो डिस्टेंस है उसको 2a लेते हैं, यहाँ हमने ये बड़ा बड़ा लिख दिया है, और सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है उसकी हाइट h है अर्थ के सरफेस से। व्हील से व्हील की डिस्टेंस 2a है दोनों व्हील के बीच में, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट h है। लिखिए, वाइल टेकिंग ए टर्न, while taking a turn, the inner and outer wheels, while taking a turn, the inner and outer wheels of a 4-wheeler don't move with same speed, don't move with same speed। ऐसा क्यों लिखा गया है? देखिए, अगर ये व्हीकल ऐसे टर्न ले रही है तो ये इधर इनर व्हील है, इधर आउटर व्हील है। आप ध्यान दें, इनर व्हील सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और आउटर व्हील सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस, क्योंकि उसका सर्किल बड़ा है, सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगी। डोंट लिखा, डोंट मूव विथ सेम स्पीड, दे डोंट एक्सपीरियंस इक्वल नॉर्मल रिएक्शन, दे डोंट एक्सपीरियंस इक्वल नॉर्मल रिएक्शन। देखिए, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए वर्टिकल में R1 R2 रिएक्शन लग रहा है और mg किधर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। हमने अभी तक जो डेरिवेशन किए हैं उनमें इन्हीं R1 R2 को सीधे नॉर्मल n लिख दिया था, ठीक। तो वर्टिकल के लिए आपकी इक्वेशन बनी R1 + R2 = mg, इक्वेशन नंबर 1। R1 R2 वर्टिकल है, mg डाउनवर्ड है। इसके बाद हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट टार्क लेंगे R1 R2 का और mg का।
टार्क का बेसिक फार्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको मालूम होना चाहिए। लिखिए टेकिंग टॉर्क अबाउट सीजी, टेकिंग टॉर्क अबाउट सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहां पर सीजी के अबाउट कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। टेकिंग टॉर्क अबाउट सीजी, देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट अबाउट सीजी, there is no turning effect about CG if anti-clockwise torque is equal to clockwise torque, if anti-clockwise torque is equal to clockwise torque। तो हमने ये तो डायरेक्ट लिख दिया यहां पर एंटी क्लॉक, हाँ अभी बता रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, हाँ क्या बोला, टेकिंग टॉर्क अबाउट सीजी देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट अबाउट सीजी इफ, डायरेक्ट लिख लें यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। और जरा बताएं टॉर्क, R2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा सीजी के अबाउट, सभी लोग चेक करें, यहाँ पर ये सीजी है, इसको यहाँ पर फिक्स करें, R2 देखिए ये लगा रहा है, ये एंटी क्लॉक घूमा, और इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दें, ये डिस्टेंस 2a है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी a, ओके, तो R2 इंटू a। इसी तरह R1 का क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक, यहाँ CG के अबाउट फिक्स करें, R1 देखिए ये, और फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज, तो R1 इंटू a प्लस फ्रिक्शन इंटू h, फ्रिक्शन की जो हाइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h है। ये आपका बना इक्वेशन नंबर 2। और फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ये भी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। ये वैल्यू डालकर इसमें R1 और R2 की वैल्यू निकाली जाएंगी, वो जो कि हम डायरेक्ट नोट करेंगे। देखिए बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी फाइंड, पहले R1 लिख रहे हैं m/2 g माइनस v²/r इंटू h/a। ये R1 आएगा और R2 में बीच में प्लस आता है। सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्हें देना है वो इसके रिजल्ट को लर्न करें और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। आप इन दोनों को फार्मूले पर ध्यान से देखना। पहली बात, इसमें एक बात कंफर्म करें, अगर V 0 होगा यानी कि व्हीकल नहीं चल रहा है, उस समय सीधे R1 mg/2 R2 mg/2, ठीक। आप स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो कौन डिक्रीज होगा, R1 डिक्रीज होगा कि R2, इसमें बीच में माइनस है, ये डिक्रीज होगा। यहां पर ध्यान दें, R1 क्या है, अगर ये व्हीकल ऐसे टर्न ले रहा है, इसका सेंटर इधर को है, तो R1 इनर व्हील बोलते हैं। जिस साइड को ये टर्न ले रहा है उस वाले व्हील का ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक। और अगर आप स्पीड को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा, और 0 हो गया वहीं से ओवर टर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों फार्मूले लिख लें तब बताना मुझे आप। ये नोट कर लिया ऊपर वाला, फार्मूले छोड़ रहे हैं अभी हम। ये 4 व्हीलर की ओवर टर्निंग का केस है लेवल रोड पर, हाँ नोट करें। द रिएक्शन ऑन द आउटर व्हील, द रिएक्शन ऑन द आउटर व्हील आर ऑलवेज ग्रेटर देन, आउटर व्हील पर रिएक्शन R2 है, रिएक्शन ऑन द आउटर व्हील आर ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ इनर व्हील्स। The reaction on the outer
wheels are always greater than that of inner wheels. It is clear that R1 decreases. It is clear that R1 decreases as the velocity increases. It is clear that R1 decreases as the velocity increases. At a toppling भी बोल देते हैं, at a toppling, inner wheel is no longer, at a toppling, inner wheel is no longer in contact with the earth. ऑब्जेक्टिव के लिए लर्न रखना कि इनर व्हील का रिएक्शन फोर्स कम होता है और वही जीरो होता है, वहीं से टपलिंग स्टार्ट होगी. क्या लिखा? इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ. नेक्स्ट लाइन में लिखा है मैक्सिमम स्पीड फॉर ओवरटर्निंग. मैक्सिमम स्पीड फॉर ओवरटर्निंग, उसमें R1 जीरो हो जाएगा और आपका G इज इक्वल टू V²/R/H/A. इससे V मैक्स निकाल लेंगे. Vm बहुत जनरल फार्मूला है, GRA/H. इस फार्मूले को लर्न रखें. केवल 2 पॉइंट लर्न रखें. एक ये फार्मूला, दूसरा इनर व्हील का कांटेक्ट जो है आपका फोर्स, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हमने R1 लिया है वो डिक्रीज हो जाएगा और जीरो हो जाएगा. नेचुरल है, कांटेक्ट हट जाएगा तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा. समझ गए ना? और वर्किंग करते समय अच्छी तरह से ध्यान रखना कि यहाँ पर A क्या है, 2A यहाँ व्हील टू व्हील डिस्टेंस है और H क्या है, हाइट है. इसलिए दोनों टर्म अच्छी तरह से ध्यान रखना कि क्या है. ये न्यूमेरिकल में सीधे आपको G तो पता ही रहता है, रेडियस और ये दिए जाएंगे, उनसे आप इनको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे. इसी तरह इसमें एक आर्टिकल और आता है, कभी कॉम्पिटिटिव उसमें डालेंगे कि जैसे आपका 2 व्हीलर है, उसकी अगर आप स्पीड को बढ़ाते जाएं, वो सर्कुलर का नहीं है टर्म का, स्पीड को बढ़ाते जाएं, बहुत ज़्यादा स्पीड कर दें, तो उसमें जो रिएक्शन होता है, एक आगे वाला व्हील, फ्रंट व्हील और रियर व्हील, एक में रिएक्शन कम होने लगता है. आइडिया किस में कम होगा? और वहीं से जो व्हीकल है वो उठने लगेगा. अब व्हीकल बताओ, पीछे वाला उठता है कि आगे वाला व्हील उठता है ऊपर को, अगर बहुत स्पीड करती जाएगी. फ्रंट व्हील में कम होने लगता है फॉरवर्ड में, और गाड़ी उठने लगती है इसमें. वो अलग है, उसमें रोटेशनल से होता है डेरिवेशन, उसको कभी कॉम्पिटिटिव उसमें डालेंगे. ठीक है ना? वो यहाँ सर्कुलर से उसका मीनिंग नहीं है. ठीक है ना? तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको जो व्हीकल के केस थे वो कल और आज 2 लेक्चर में करा दिए हैं. आप इनके फार्मूले जो कॉम्पिटिटिव के हैं आज वाले, इनके फार्मूले लर्न रखें. ठीक, और जो डेरिवेशन सिलेबस में है वो आप कर लें उनको. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.